चलो भी स्टार्ट करते हैं आज हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर में सबसे पहले पॉइंट है हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकती है? देयर आर थ्री मेथड: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना। लिख लो कौन कौन से मेथड है। कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तीन टाइप के मोड्स होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है ना। जैसे मान लीजिए आग जल रही है और ये लोहे की रोड है, तो जब हीट ट्रांसफर एक लोहे की रोड के द्वारा होता है तो वो क्या टाइप कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। और रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और कन्वेक्शन में एयर के मॉलिक्यूल डायरेक्टली, है ना, कर जाते हैं। तो आपको इसके बारे में मैं लिखा देता हूं थोड़ा थोड़ा। पहले जैसे मैं कंडक्शन का एग्जांपल देता हूं, आप टेबल बना लेना इस तरीके से। जैसे रोड है और आप यहां पे इसे गर्म कर रहे हो रोड को, इसका टेम्परेचर T1 है। तो हीट ट्रांसफर इन मेटेलिक रोड, यहां पे गर्म होंगे, ये क्या करेंगे? ऐसे करके हीट का ट्रांसफर करेंगे, ऐसे करके, और यहाँ पे हीट पहुंच जाएगी थोड़ी देर में। जैसे आप भट्टी में, लोहे की भट्टी में आग में एक सरिया डालोगे तो थोड़ी देर बाद तो यहाँ गर्म होगा और फिर गर्म होता होता आपके हाथ तक हीट आने लगेगी। तो इस प्रकार के हीट ट्रांसफर को कंडक्शन कहते हैं। एग्जांपल मैं दे देता हूं: हीट ट्रांसफर इन मेटेलिक रोड, है ना, ऐसे करके। ये आग लग रही है, सही है। देखो कन्वेक्शन, हिंदी में इसे बोलते हैं संवहन, चालन, संवहन, विकिरण। तो कंडक्शन में, कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में जैसे मान लिया पानी भरा हुआ है, तो पानी को आप गर्म करोगे भट्टी पे रख के, तो क्या होगा? यहाँ के मॉलिक्यूल गर्म होंगे और ये ऊपर चले जाएंगे, ऐसे करके ये ऊपर जाएंगे, और ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो नीचे आएंगे, ऐसे करके। तो इसमें ये ठंडे मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे। तो इसमें जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वो एक्चुअल मूवमेंट के द्वारा होता है। जबकि इसमें, कंडक्शन में, जब आप इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दोगे, हीट दोगे, तो उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो वो अपने बराबर वाले को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, लेकिन अपने स्थान से हटता नहीं है। आगे बात समझे? अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा कंडक्शन में, बल्कि अपने मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद, है ना, एनर्जी गेन करने के बाद अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी दे देता है। इसे हीट ट्रांसफर कहते हैं, इसे कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल एनर्जी लेता है और एनर्जी लेकर के भाग ही जाता है। जैसे पानी के मॉलिक्यूल, नीचे के मॉलिक्यूल गर्म होते हैं और ऊपर भाग जाते हैं, जबकि कंडक्शन में मॉलिक्यूल क्या करता है? एनर्जी तो लेता है लेकिन भागता नहीं है, अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है थ्रू वाइब्रेशन। क्लियर है क्या बात? अच्छा, रेडिएशन, जैसे हीटिंग ऑफ लिक्विड, मैं एग्जांपल लिख देता हूं। हीटिंग ऑफ लिक्विड। तीसरा एग्जांपल बना देता हूं। जैसे मान लिया ये कॉइल है, ऐसे करके ये कॉइल है, हीटर की कॉइल, है ना, हीटर की कॉइल। जब आप इसमें करंट बनाओगे, हीटर में, जो हीटर हाथ तापते हैं ना हम हीटर से, तो जो हीटर की कॉइल होती है और जब करंट फ्लो होती है तो उसमें से क्या निकलता है? हीट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ऐसे रेडिएशन की फॉर्म में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, रेडिएशन। अच्छा, रेडिएशन तो लिखा, क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एग्जांपल मैं लिख देता हूं: हीटिंग ऑफ बाय ब्लोअर भी आप बोल सकते हैं, है ना, जो हीटिंग होती है। एग्जांपल लिख लो ये।
जब लिख लो तो बता देना सर लिख लिया। लिख लिया सर, ठीक है। देखो ऐसे पॉइंट बना लेना, ये फर्स्ट पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है ना। इसका दूसरा पॉइंट देखो, थोड़ा नीचे करके ऐसी ऐसे दूसरा 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 लिखो। heat transfer due to temperature difference between 2 points, है ना। दूसरा heat transfer due to density difference इसके अंदर दूसरा heat transfer by अब तो बाहर से पुलिस आ रही है, पंजाब से जब हमारे प्रोग्राम टाइम भी किसी से मिलती तो ऐसे मुझसे तो रखती लोग कैसे मेरा नंबर था तो पाएगा। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता है किसके कारण? दो पॉइंट में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अगर जो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर कम है तो हीट ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे रोड है, यदि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और T2 है, यदि ये ज्यादा है और ये कम है तो हीट ट्रांसफर होने लगती है। और जबकि कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल अपने साथ एनर्जी तो ले ही जाएंगे, साथ में होता क्यों है, जैसे आप यहाँ पे गर्म करते हो ये मटेरियल को, तो गर्म करने से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर वाली की डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे की डेंसिटी है कम, ऊपर की डेंसिटी है ज्यादा, तो भारी पदार्थ नीचे आ जाता है। तो इस वजह से इसका कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। जबकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। करो कॉपी तेजी से। इसके नीचे थर्ड पॉइंट, हीट ट्रांसफर HT लिख दिया मैंने शॉर्ट में। हीट ट्रांसफर को क्या लिख दिया? HT। बोर्ड पे देखो, हीट ट्रांसफर बाय वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, नो एक्चुअल मूवमेंट। जबकि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। थर्ड, इसमें मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड।
हो गया तो बता देना, तेजी से लिख लो बेटा। हो गया सर। जो है इसे हम यूज करते हैं, यूज्ड इन सॉलिड। जो हीट ट्रांसफर है कंडक्शन किस में यूज करते हैं? सॉलिड। और लिक्विड मरकरी, लिक्विड मरकरी में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है, जबकि जो कन्वेक्शन होता है वो लिक्विड में होता है और गैसेस में होता है। जबकि जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन है हीट इमिशन बाय ऑल सरफेसेस। रेडिएशन किसी भी सरफेस से किसी भी समय होता ही रहता है। समझे? कंडक्शन सॉलिड में क्या होता है भाई? सॉलिड में हीट ट्रांसफर, सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लिक्विड मरकरी। लिक्विड मरकरी में भी हीट ट्रांसफर जो होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है, जबकि कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड में और गैसेस में होता है। और जो रेडिएशन होता है वो सभी प्रकार की सरफेसेस, जैसे कागज की सरफेस है, ये बोर्ड की सरफेस है, ये पेन की सरफेस है, हमारी बॉडी की सरफेस है, इससे हमेशा रेडिएशन होता ही रहता है। सूरज की सरफेस, बल्ब की सरफेस, हीटर की सरफेस, कोई भी सरफेस क्या होगा? रेडिएशन होगा। इसमें लिखो, जो कंडक्शन है ये सबसे धीरी प्रोसेस है, इट इज स्लोएस्ट प्रोसेस। ये और ये उससे ज्यादा थोड़ी है लेकिन स्लो है, और ये फास्टेस्ट है ना? लिखो स्लोएस्ट प्रोसेस, स्लोएस्ट प्रोसेस। ये कैसी है? स्लो है। ये क्या है? जो कंडक्शन ये है रेडिएशन इज फास्टेस्ट प्रोसेस, फास्टेस्ट प्रोसेस। कैसे? जो रेडिएशन है ये स्पीड ऑफ लाइट से होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत तेजी से होता है भाई। तो ये भाई कंडक्शन, पांचवे के बाद छठा पॉइंट लिखना है यहाँ पे। छठा पॉइंट, हाँ भाई क्या है छठा पॉइंट? ये इर्रेगुलर पाथ में होता है। इर्रेगुलर पाथ, इर्रेगुलर पाथ का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ऐसे होगा, ये किधर को भी गर्म हो सकता है। आप कहीं भी रख दो, गर्माई जो है कहीं भी पहुंच जाएगी। ये भी इर्रेगुलर पाथ में होता है, इर्रेगुलर पाथ, जबकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में होता है।
हो गया भाई? हो गया सर। ये है, समझ में आएगा? तो ये तो आप पढ़ ही लोगे, है ना, ये सब चीजें। इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई इन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में? कोई डाउट हो इन पॉइंट्स में तो आप पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लिक्विड मरकरी में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर होता है? कंडक्शन। सॉलिड में कंडक्शन, लिक्विड गैसेस में कन्वेक्शन, और सरफेस के द्वारा रेडिएशन। दूसरी सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस कौन सी है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन इज सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस और कन्वेक्शन इज सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस। ये पूछेगा। इसमें पूछेगा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल अपनी जगह कौन सा छोड़ता है? कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल एनर्जी को अपने साथ ले जाता है। सही है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को याद आ गया। बताओ इसमें अगर जो ग्रेविटी नहीं होती, कॉपी पे लिख लो, इस पे लिखा रहा, अगर जो ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाए, तो क्या कन्वेक्शन प्रोसेस पॉसिबल है? अगर जो जी जीरो हो जाए, जी जीरो हो जाए, कन्वेक्शन प्रोसेस पॉसिबल है क्या? नहीं। ग्रेविटी कन्वेक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर जो ग्रेविटी होती नहीं तो आपका खाना ही नहीं पक पाता, पता है आपको? ग्रेविटी नहीं होती तो, समझे? जब इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ये ऊपर चला जाता है और भारी नीचे आता है, क्योंकि इस पे mg फोर्स लग रहा होता है, इस वजह से। क्लियर है क्या बात? एनर्जी डेंसिटी डिफरेंस के कारण। सही है? तो यही है प्रोसेस में। ये इर्रेगुलर पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वेव है, वो लाइन में चलती है। ठीक है? अब हम इसमें तीन प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो हीट ट्रांसफर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंडक्शन। तो कंडक्शन का चित्र बना हुआ है मैंने। देखो कंडक्शन, सबसे पहले लिखो, हम स्टडी स्टेट पढ़ते हैं। कंडक्शन इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब होता है, स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर ऑफ द सरफेस is not changing with time, है ना? कैसे? कहने का मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो। जैसे मान लिया ये कोई मेटेलिक रोड है, रेक्टेंगुलर मैकेनिकल रोड है, ये टेम्परेचर T1 है, ये T1 है, T2 है। मान लिया टेम्परेचर T2 ज्यादा है, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो हीट ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा होगा? कंडक्शन। तो कंडक्शन में जब हीट फ्लो होगी तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। क्लियर है क्या बात? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। और जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये वाली सरफेस है, तो स्टडी स्टेट में क्या होगा? इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो क्या कहलाती है? स्टडी स्टेट कहलाती है। हमें जो कैलकुलेशन करनी है हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन में, वो स्टडी स्टेट में ही करनी है। इससे पहले एक वेरिएबल स्टेट भी होती है। वेरिएबल स्टेट तब आती है जैसे आपने शुरू में इस रोड को लगाया, तो उस समय इर्रेगुलर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है
उसकी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, हमें कैलकुलेशन तब करनी है जब स्टडी स्टेट पहुंच चुकी हो। सही है। अब मैं आपको चित्र बना देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास, आप भी बनाना भैया, एक ये रोड है, ऐसे रेक्टेंगुलर स्लैब, सुंदर स्लैब बनाना ऐसे करके, इट इज लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे। गलती बन गई। सही है भाई। हम इसे यहां पे गर्म कर रहे हैं, इसे गर्म कर रहे हैं तो यहां से हीट जाएगी और इसका टेम्परेचर कितना मान लेते हैं T2 और इसका टेम्परेचर कितना मान लेते हैं T1 मान लेते हैं। चलो इसे T1 इसे T2 मान लें या ऐसे मान लें T1 और इसका टेम्परेचर इस सरफेस का T2। सही है। और यहाँ पे दो सरफेस मान लेते हैं, एक ये सरफेस हो गई और एक ये सरफेस हो गई। इस सरफेस को मान लेते A, इस सरफेस को मान लेते हैं B और इधर से हीट जाएगी। हीट कैसे जाएगी? इधर से Q और इधर को हीट वापस चली जाएगी Q। तो यहां से हीट जा रही होगी ऐसे करके, है ना, और इधर से हीट निकल रही होगी। ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया ऐसे। बनाओ इसे। हाँ भाई, कॉपी कर लो तो बता देना। ओके सर। देखो एक बात, ये बताओ, यदि आप हीट दे रहे हो और एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है, तो ये बताओ T1 और T2 में, इस चित्र में देखो, उसे छोड़ दो, T1 और T2 में कौन ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा। T1 इज ग्रेटर देन T2। सही है। अगर जो मैं इसका टेम्परेचर TA मान लूं और इसका टेम्परेचर TB मान लूं, ध्यान से देखो, सही है, तो ये बताओ TA और TB में कौन सा ज्यादा होगा? हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बहती है, तो इस वाली ज्यादा होगा। हाँ, TA ज्यादा होगा। और ये जो सरफेस है ना, ये A सरफेस, ये वाली जो सरफेस है, इसकी हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा? TA होगा। हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा? TA होगा, और वो टाइम के साथ बदल भी नहीं रहा होगा। इसलिए इसे बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल सरफेस बोलते हैं, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होगा? TA होगा। और स्टडी स्टेट होने के कारण, स्टडी स्टेट अचीव हो गई ना, हम स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं, वेरिएबल स्टेट की बात ही नहीं कर रहे। स्टडी स्टेट में TA क्या होगा?
टीए फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से एक दूसरी आइसोथर्मल सरफेस है ये वाली, इसका टेम्परेचर टीबी है और टीबी लेस देन टीए होगा। ये भी कैसी सरफेस है, आइसोथर्मल, और इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि स्टडी स्टेट अचीव हो गई। स्टडी स्टेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, यदि इधर से हीट गई Q1, Q इन मान लो Q इन, यदि इधर से आपने Q इन हीट दी तो उधर जो आउट हीट होगी दूसरी तरफ, स्टडी स्टेट का मतलब है कि ये इसके बीच में जो सेक्शन है इसने किसी हीट का एब्जॉर्बेशन नहीं किया, कि खुद एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि क्या करता है, जितनी हीट इधर साइड से लेगा उतनी हीट उधर साइड को दे देगा। वेरी किसमें, स्टडी स्टेट में। इन स्टडी स्टेट हीट Q in is equal to Q out. No absorption by element of conducting rod। क्लियर है क्या बात? कोई भी, जैसे मान लिया आप इधर से dQ/dt, यदि इधर से आप हीट ट्रांसफर की दर, हीट देने की जूल पर सेकंड, जैसे 10 जूल पर सेकंड आप एनर्जी इधर से दे रहे हो, तो उधर भी 10 जूल पर सेकंड एनर्जी का ट्रांसफर होगा। किसमें, स्टडी स्टेट में। नो एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट बाय एलिमेंट ऑफ कंडक्टिंग रॉड इन स्टडी स्टेट, है ना, इन स्टडी स्टेट। ये होती है स्टडी स्टेट। जितना आप एनर्जी दोगे उतना ही ट्रांसफर होगा, इसके द्वारा कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। नहीं तो इससे पहले क्या थी, वेरिएबल स्टेट। जैसे मान लिया आप ठंडा सरिया लाए और आपने उसे आग में रखा, तो पहले क्या होगा, वो खुद गर्म करेगा, अपने आप को खुद गर्म करेगा, खुद एब्जॉर्ब कर लेगा हीट, बाद में ट्रांसफर करेगा। तो लोहे के सरिये को आग में लगाने के थोड़ी देर के बाद स्टडी स्टेट उत्पन्न होती है ना। तो हम उस स्टडी स्टेट का डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। सर हो गया नो। वेरी गुड। अब देखो, मान लेते हैं इस सरफेस का टेम्परेचर T है, ऐसे TA, तो कितना है, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, इसका टेम्परेचर घट करके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लें, dx। ये जो सरफेसेस हैं, आइसोथर्मल सरफेस A, आइसोथर्मल सरफेस B के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, dx। यहाँ टेम्परेचर T था, dx बढ़ने पर टेम्परेचर d माइनस dt रह गया। आई बात समझ में? तो इस केस में हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसे इंग्लिश शॉर्ट में लिखते हैं TG। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बोलेंगे, TG। व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, मैं यहां से साफ कर दूंगा इसे, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल सरफेस divided by distance between them। देखो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, dx। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, TB माइनस TA। बोलो, TB माइनस TA, और ये कितना होगा,
माइनस टी अपॉन डी एक्स माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, ये आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टी माइनस टी नहीं होगा? नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगी नेगेटिव होती, माइनस dt। पॉजिटिव होगी टेम्परेचर ग्रेडियंट तो dt जो है वो खुद नेगेटिव है, इसलिए माइनस आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल है ना। हाँ, टेम्परेचर माइनस dt अपॉन dx। यूनिट जो होगी टेम्परेचर ग्रेडियंट की, यहां पे लिख लेना यूनिट। क्या आप बता सकते हो यूनिट? टीजी की डिग्री सेल्सियस पर मीटर और केल्विन पर मीटर, टेम्परेचर पर यूनिट मीटर। सर हो गया ये। वेरी गुड। चलो अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ने के बाद लॉज ऑफ हीट कंडक्शन। इस चित्र को तो ऐसे ही बनाए रखना है ना। लिखो भाई, लॉज ऑफ हीट कंडक्शन, लॉज ऑफ हीट कंडक्शन। बता सकते हो लॉज ऑफ हीट कंडक्शन क्या होगा? देखो, जैसे यहां से हीट जाएगी, यहां से हीट जाएगी। हीट को तो रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, वो तो एनर्जी होती है जूल से। और रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो को, रेट, इसे क्या बोलते हैं? रेट हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बोलते हैं हम जूल पर सेकंड में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को, है ना। तो लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में पहला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। पहला लॉ है एट स्टेडी स्टेट, यहां लिखेंगे एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। फर्स्ट लॉ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, rate of flow of heat is directly proportional to temperature gradient, that is dq upon dt is proportional to temperature gradient। ये फर्स्ट लॉ ऑफ हीट ऑफ कंडक्शन है। स्टडी स्टेट में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। सर ये इसके एरिया के प्रोपोर्शनल भी नहीं होगा क्या? अरे पहले बेटा एक तो लिखो, कम से कम पहला लिखो ना, फर्स्ट। अच्छा सर वो सेकंड, ओके सर हो गया। लिखो दूसरा, सेकंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां मैं लिख दे रहा हूं, है ना, इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो यूं जा रही है, तो इसके जो परपेंडिकुलर एरिया है ये, इसका एरिया ए, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोर्ड पे देखो dq अपॉन dt, जो इस हीट के परपेंडिकुलर वाला एरिया है ये, इसके प्रोपोर्शनल होगा। और ये आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस। हाँ भाई लिख लिया। यस अब सर, ये- इसमें नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए क्या? नेगेटिव अब- साइन तो आना चाहिए। अब इन दोनों हम लॉस को मिलाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, है ना, दैट इज dq अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू एरिया। देखो इंप्लाइज दैट dq अपॉन dt इज इक्वल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना लिखवाया था बेटा मैंने, माइनस dt अपॉन dx, तो tg की जगह क्या जाएगा, माइनस dt अपॉन dx इंटू ए। और यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो यहां पे आ जाता है माइनस के dt अपॉन dx इंटू ए। बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये जो k कांस्टेंट होता है इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx। ये जो k है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होता है बेटा कांस्टेंट, ये थर्मल कंडक्टिविटी। पहले इतना लिख लो, अब मैं इसे साफ कर देता हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है चित्र की, है ना। वेयर K is thermal conductivity or coefficient of thermal conduction, coefficient of thermal conduction K होता है। सर हो गया। तो ये जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्शन होता है ना, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा,
ये तो देखो dq अपॉन dt क्या है, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, इसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या बोलते हैं इसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यूनिट क्या होगी बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की, यूनिट ऑफ dq अपॉन dt, जूल पर सेकंड। नहीं आई बात समझ में, जूल पर सेकंड, या इसे हम वॉट भी कह सकते हैं। क्लियर है क्या बात, वॉट भी कह सकते हैं इसे। और जब हम इसे वॉट कहेंगे, देखो इधर, यहां पे इधर देखो, dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx, यूनिट ऑफ के बोले तो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट ये क्या है, वॉट। क्या है वॉट इज इक्वल टू माइनस के मीटर स्क्वायर केल्विन अपॉन मीटर। माइनस को तो छोड़ दो, माइनस का यूनिट में क्या काम, या गई वॉट के इंटू ये थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी है ना, और ये केल्विन है, केल्विन ये पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो के की यूनिट आ जाएगी वॉट पर मिली केल्विन, ये जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। नहीं तो यूनिट ऑफ के इज कितनी लिखो बेटा, ये तो रफ में कर लेना, इज वॉट पर मीटर केल्विन या वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है तो डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही रहेगा और केल्विन में भी उतना ही रहेगा। यूनिट ऑफ के बोले तो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, के बोले तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट वॉट पर मीटर पर केल्विन होती है। सर हो गया, ठीक है ये बात है। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसके नीचे पॉइंट लिख लो, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, गैस की उससे कम, लिक्विड की उससे कम होती है, और सबसे कम जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है गैस की। गैस में कंडक्शन नहीं होता, गैस में तो कन्वेक्शन होता है। कंडक्शन किस में होता है अधिकतर, तेजी से, सॉलिड में। लिक्विड में होता है लेकिन उससे कम होता है, और गैस में तो बिल्कुल नहीं होता। सही है भाई। सर हो गया। अच्छा देखो, और इसमें देख लो आप कि अगर जो हम बात करें मेटल की, तो मेटल में लिक्विड सॉलिड की सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड की कम, उसकी गैस की। इसके बाद यदि हम सॉलिड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है चांदी की। चांदी में सबसे ज्यादा हीट का ट्रांसफर होता है। उसके बाद होती है कॉपर की, और उसके बाद होती है सोने की, गोल्ड की, और उसके बाद में एल्यूमिनियम की होती है। सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की ही होती है ना। मैं आपको इसमें कुछ वैल्यूज लिखा देता हूं जिससे कि आपको याद रहे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में।
मैं इसकी वैल्यू निकलवा देता हूं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो होगी स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टील जो होता है वो होता है 414 वॉट पर मिली पर केल्विन। फिर उसके बाद आता है कॉपर की वैल्यू। कॉपर की होती है 385 वॉट पर मीटर पर केल्विन। उसके बाद जो है वो है एयू की। एयू का इसमें डेटा नहीं दे रखा, लेकिन एल्यूमिनियम का तो दे रखा है। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी जो होती वो 209 वॉट पर मीटर केल्विन होगी, है ना। इनमें अब आप कल को मेरे को एयू की इंटरनेट पे से देख के बताओगे। भाई कॉपी में लिखी तो थी, पता नहीं कहां गई भाई। सही है। चांदी सॉरी सोने की थर्मल कंडक्टिविटी, सोने की थर्मल कंडक्टिविटी आप मेरे को बताना भाई कि कितनी होती है। हो गया। यस सर। 385 300 के लगभग आसपास ही आएगी, है ना। इंटरनेट पे देख लेना थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सोना, एयू की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है तो पता लग जाएगा। तो भाई थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बताना। चांदी की। चांदी में हीट का आदान प्रदान बढ़िया से होता है, यानी कि चांदी के बर्तन में यदि आप खाना बनाओगे तो जितनी हीट दोगे उतनी हीट ले लेगा, फिर ये है ना, लॉस नहीं करेगा। कॉपर में उससे कम, सोना, एल्यूमिनियम। सबसे बेकार जो बर्तन होते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम के। इसमें कंडक्शन होता ही नहीं है आसानी से। इसकी 209 है, इसकी 414 है ना। चलो कॉपर के बर्तन महंगे आते लेकिन खाना सही बनता उसमें। 385 है, 385 वॉट पर मीटर पर केल्विन है थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की। इसलिए कॉपर के बर्तन खरीदना तुम, है ना, एल्यूमिनियम के नहीं। कॉपर के बर्तन महंगे तो आते हैं लेकिन वो सही रहते हैं, खाना बन जाता है सही है। अब लिखो हीट ट्रांसफर इन मेटेलिक रोड में हीट का ट्रांसफर। सही है। रोड बना लो, ऐसी तेजी से बना लो। ये बन गई रोड। अब ऐसे सुनो, छोड़ो, ऐसे मत बनाओ। मान लिया यहां हाई टेम्परेचर सोर्स किस पे है बेटा, T1 पे है। और आपको ये है, आपको इससे हीट ले जानी है यहां पर। तो आप क्या करोगे, पकड़ के तो ले नहीं जाओगे, यहां क्या लगा दोगे, एक रोड लगा दोगे लोहे की। जब आप इसे रोड लगा दोगे लोहे की तो यहां से हीट चलनी चालू हो जाएगी। यह है लो टेम्परेचर सोर्स, लो टेम्परेचर सिंक। तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ इसमें। तो अब मैं क्या करूं इसमें, ये बताओ। अब मैं इसमें क्या बता सकता हूं। हाँ भाई, ये देखो सागर,
ये है लो टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगा, ये ऐसे करके हीट इधर फ्लो होने लगेगी। जो ये हीट फ्लो होती है तो इसे बोलते हैं हीट करंट। क्या बोलते हैं? हीट करंट। हीट करंट का मतलब है dq अपॉन dt। बताओ, dq अपॉन dt हीट करंट, यानी कि हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। नहीं आई बात समझ में? हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, इधर से भागेगी हीट और इधर ये टेम्परेचर T2 है, कम आ जाएगा। तो क्या बताया था मैंने आपको? dq इक्वल टू dt माइनस के ए dx अपॉन dA के ए dt अपॉन dx, ये हो जाएगा। और जो हीट करंट होती है ये है ना, ये होती है कांस्टेंट। नहीं आई बात समझ में? स्टडी स्टेट में जितना हीट पर यूनिट टाइम आप इधर से दोगे उतना ही हीट पर यूनिट टाइम उधर मिल जाएगा। किसमें? स्टडी स्टेट में। नो एब्जॉर्प्शन, नो अदर चीज, तो ये कांस्टेंट होती है। समझ में आई बात? अब बोर्ड पे देखो, इधर देखो, dq अपॉन dt इंटू dx इज इक्वल टू माइनस के ए dt। अब हम यदि दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दें तो dq अपॉन dt क्या है? कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, ये तो कांस्टेंट है, ये IH। एक काम करो, इसे क्या बोल लो आप? IH बोल दो। क्या बोलते हैं इसे? हीट करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट dq अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? हीट करंट। तो आप इसे ज्यादा बेटर है कि आप इसे I हीट करंट इज इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx लिख लो। तो I हीट करंट इज इक्वल टू dx माइनस के ए dt। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, तो I हीट dx इज इक्वल टू माइनस के ए dt। बताओ कहां से कहां तक? x बराबर 0 से x बराबर L तक। x बराबर 0 पे टेम्परेचर कितना है? T1 यहां पे, और x बराबर L, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो x बराबर L पर टेम्परेचर कितना हो गया? T2, ये हो गया। तो I हीट dx का इंटीग्रेशन x लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू L इज इक्वल टू माइनस के ए, और dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक लिमिट? T1 से T2। अब रख देंगे हम हीट करंट जो होगा L माइनस 0 इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट माइनस लगा के, लोअर लिमिट माइनस के ए T2 माइनस T1। बोलो पहले T2 फिर T1। तो I हीट इंटू L इज इक्वल टू माइनस के ए T2 माइनस T1, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब I हीट इज इक्वल टू के ए, पर ये हो जाएगा T1 माइनस T2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा L। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हीट करंट का, किसके लिए? एक रोड के लिए। तो हीट करंट जो होगी I हीट करंट जो होगी वो के ए T1 माइनस T2 अपॉन L हो जाती है। What is L? L is the distance between high temperature and low temperature. What is A? A is the area of cross section. Area of cross section. इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, और किसमें किया है हमने, ये ध्यान रखने वाली बात है, स्टडी स्टेट में। किसमें? स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं हम। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे इस सरफेस का देखो, ये T1 है, ये T2 है, तो इसका जो T होगा टेम्परेचर वो T1 से कम होगा और T2 से ज्यादा होगा, क्योंकि हीट फ्लो की डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन स्टडी स्टेट में ये टेम्परेचर फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा स्टडी स्टेट में। वेरिएबल स्टेट में ये टेम्परेचर समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन नीट में उतना ज्यादा पूछता नहीं है ना। कॉपी करो।
काजल, साफ दिखाई दे रहा बेटा? यस सर, हो गया कनेक्ट, प्रॉब्लम रिपोर्ट करें। बेटा वो लगवा लो आप, सही वाला कनेक्शन, इससे तो ऐसी समस्या रहेगी नहीं तो, क्योंकि 3-4-5 महीने अब ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, समझे ना, ऑनलाइन ही चलनी पड़ेगी अपने को। तो सर इसी वजह से अब एयरटेल छोड़ के जियो का कनेक्शन लिया है। बेटा हमारे यहाँ तो एयरटेल ही लगा हुआ है, एयरटेल से ही काम चल रहा है अपना तो, और जियो में भी पता नहीं क्या दिक्कत है। सर पहले एयरटेल ही था, एयरटेल की प्रॉब्लम हो रही थी तो जियो से कनेक्ट किया। अच्छा, अब जियो में भी ऐसी कर रहे हैं? सर एरर आ जाता है क्लास में चलते चलते, फिर एरर रिपोर्ट करना पड़ता है, रिपोर्ट करने के बाद 4-5 बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। पता नहीं भैया कैसे बात है, बताओ। नेट वाईफाई हमने भी चल रहा, हमारा तो यहाँ चल रहा है, हमने तो पिछले साल से लगवा रखा है। खैर हमारे यहाँ तो लगा हुआ ही है, लेकिन हाँ 1-2 दिन पहले हमारा भी ऐसे ही हो गया था थोड़ा सा, लेकिन एक बार ही हुआ है अभी तक तो। मैंने तो उससे कहा, मैंने कि भाई हम तो पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, अब इंटरनेट ही भाग जाएगा तो बच्चे तो क्या पढ़ेंगे फिर। सर पता नहीं ऐसे क्यों होता है बार बार। तो है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां आपका छूटा हुआ आप इसे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, है ना। ओके सर यही वाला छूटा हुआ है, बस बाकी क्लास तक तो मैंने नोट कर लिया था। अच्छा जब आपने लॉस बताए थे वो तो सारे हो गए थे, ये छूट गया है। कोई बात नहीं, कॉपी कर दो। समझना। हाँ बेटा। सर एक बड़ा टेस्ट कर लो। करेंगे यार, बड़ा भी टेस्ट करेंगे, सिलेबस तो खत्म हो जाए तुम लोगों का। सर बायो वाले सर भी इस बार बड़ा टेस्ट दे रहे हैं, जितना अब तक हो गया उसका टेस्ट होगा तो चल मैं टेस्ट ले लूंगा बड़ा। एलन वाले टेस्ट दे रहा है तू? नहीं सर अभी फुल सिलेबस हो गए, वो जो पार्ट्स वाले थे वो तो दे दिए सारे। अच्छा अबे यार दिक्कत ये हो रही है, जो टेस्ट बनाने आते थे ना, लड़की जो आती थी, और अब वो है नहीं अवेलेबल, नहीं तो टेस्ट तो मेरे को बनवाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, अब खुद ही बनाना पड़ता है अपने को। अब क्लास ही चलती रहती है अपनी, ये चक्कर होगा। फिर भी मैं टेस्ट दे दूंगा, लेकिन ये है हीट ट्रांसफर और एक आध चैप्टर हो जाए फिर तो मैं तुम्हें फुल सिलेबस के टेस्ट दे ही दूंगा, उसमें फिर सब कवर हो ही जाएगा, है ना। हीट ट्रांसफर के बाद अपन वो करा देंगे, क्या रह गया, मॉडर्न फिजिक्स, नहीं वेव रह गया है, पहले वेव कराएंगे, मॉडर्न फिजिक्स तो हो जाएगी। फ्लूइड्स भी बच गए सर है, हाँ फ्लूइड है, मॉडर्न फिजिक्स है और वेव है। टाइम तो लगेगा यार। अरे हो गया बेटा? यस सर हो गया। चलो बात कर रहे थे इसलिए मैंने बोल। कोई बात नहीं, डन सर ऐसे बोल दिया करो, डन सर, तो मैं समझ जाऊंगा। अब देखो ध्यान से देखो, हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लिखो कंपैरिजन
कंपैरिजन बिटवीन हीट करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देखो बेटा, हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट लगभग एक जैसी होती है, हम कंपेयर करते हैं। इधर लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट और इधर लिखते हैं हम हीट करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होती है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। यदि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और V1 इज ग्रेटर देन V2 है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो जो इसमें करंट फ्लो होगी I बराबर V = IR होता है ना। तो V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I क्या होगा? V/R, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V1 - V2/R। तो जो हीट करंट होती है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस IE डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना। दूसरा, जब हीट करंट फ्लो होगी वो होगी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। T1 इज ग्रेटर देन T2। यदि टेम्परेचर है, डिफरेंस है, तो एक कोने से दूसरे कोने में हीट चली जाएगी, तो उसे बोलते हैं हीट करंट। हीट करंट जो होगी वो होगी टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। और यहां पे जो R होता है RTH, ये होता है थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस R। यहां पे रेजिस्टेंस, यहां होता है थर्मल रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, जो I होती है उसे हम बोलते हैं dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जबकि जो हीट करंट होगी IH, ये तो IE, E फॉर इलेक्ट्रिक करंट, हीट करंट dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बोलते हैं हीट करंट। आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, तो इसका मतलब इन दोनों को यदि हम मिला दें तो dQ/dt जो होगा वो क्या होगा? IE V1 - V2/R होगा। और तीसरा यहां पे dQ/dt जो होगा वो T1 - T2/R होगा। बोलो। कॉपी करो। वेरी गुड। इधर देखो, जो यहां रेजिस्टेंस होता है R, यहां होता है L/A। क्या होता है? ρ L/A, है ना। और R = 1/σ L/A। बेटा कोई बता सकता है ये सिग्मा क्या होता है और ρ क्या होता है मेरे को? सर रो तो रेजिस्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी। ये होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें लिख लेना यहां पे, सिग्मा क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो RTH, जो थर्मल रेजिस्टेंस है RTH, वो कितना होगा? 1/KL × A। RTH R, यह है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या होती है? K, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। आई बात समझ में? इसके नीचे ये लिखना, इसके नीचे ये लिखना। ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये है थर्मल रेजिस्टेंस।
के। करो कॉपी। अब कर लिया। बोर्ड पे देखो, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पे आ जाओ बस, हमें तो ये देखना है। तो dq अपॉन dt जो होगा t1 माइनस t2 अपॉन rth, है ना, और rth क्या होगा, rth ये लो ना 1 अपॉन k l अपॉन e। तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू, इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ka t1 माइनस t2 अपॉन l, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये वही एक्सप्रेशन है हीट का। ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट फ्लो ऑफ हीट कितना, ka t1 माइनस t2 अपॉन l। समझे, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है वो 1 अपॉन k l इंटू a के बराबर होता है। थर्मल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। इसका मतलब ये है, कॉपी करोगे ना, So ठीक है भाई। कितना टाइम रह गया अभी, 11:30 से। हाँ, ये तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं इस पे, थर्मल रेजिस्टेंस पे। देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया ये रोड है, मेटेलिक रोड है, और यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ हीट है, यहाँ भट्टी लगी हुई है। क्या लगी हुई है यहाँ पे, भट्टी। और भट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भट्टी को इंग्लिश में, सर फर्नेस। वेरी वेरी गुड, फर्नेस। मान लिया फर्नेस लगी हुई है, भट्टी, तो बहुत टेम्परेचर हाई है यहाँ। तो अब यहाँ पे मान लिया किस चीज को गर्म करना है, तो भट्टी को यहाँ तो नहीं लाएंगे, रोड लगा देंगे इसमें। तो अगर जो है मान लिया पानी है, तो ये हीट इस भट्टी से निकल करके ऐसे ऐसे चलती रहेगी और ये यहाँ पे पहुंचती रहेगी। अब ये जो रोड है, रोड कितनी हीट पर यूनिट टाइम पहुंच रही है, dq अपॉन dt, एक तो वो इस T1 और T2 पर निर्भर करती है, और किस पे निर्भर करती है, थर्मल रेजिस्टेंस। किसका थर्मल रेजिस्टेंस, इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस, जो होता है 1 अपॉन k l अपॉन a। l क्या है, लेंथ, और a क्या है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यदि आपको IH, इसे क्या लिख दूं मैं, IH, इसे क्या लिख दूं मैं, IH। यदि IH आपको मैक्सिमम करनी है, मैक्सिमम करनी है, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो बदलेगा नहीं। आप क्या बदल सकते हो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस बदल सकते हो, नहीं। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, अच्छी, ऐसे लिख देता हूं, अच्छी IH के लिए RH क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, होना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है ऑब्स्टेकल। अब इसके पाथ में ऑब्स्टेकल कम से कम होना चाहिए। तो बेटा RH थर्मल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इस पे। तो अच्छी IH के लिए K क्या होना चाहिए, अच्छा, बोलो भाई। इसे अगर जो कम करना है तो K ज्यादा होना चाहिए और एरिया ज्यादा होना चाहिए, एंड लेंथ क्या होनी चाहिए, कम। अब मान लिया
यहाँ पे तो भट्टी है और 1 किलोमीटर दूरी लंबी रोड लगा दी आपने, तो वहां पे हीट पहुंच जाएगी, ये बताओ आप। क्यों भाई सागर? यस सर। पहुंच जाएगी 1 किलोमीटर दूरी पे? क्यों नहीं पहुंचेगी? दूर तो है। अबे टेक्निकली बता दे, लेंथ ज्यादा होने की वजह से थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ हीट करंट बढ़ जाएगा, समझे? तो लेंथ कम होनी चाहिए, एरिया ज्यादा। अब मान लिया तूने ऐसी रोड बना दी है, क्योंकि सर मैं तो यहाँ से हीट है फर्नेस, यहाँ गर्म पानी कर रहा हूं, मैं तो इतना छोटी सी लूंगा। अबे जब तू इसका एरिया ही कम कर देगा तो हीट कहां को जाएगी? नहीं आई बात समझ में? इसलिए एरिया भी खूब बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा एरिया उतनी ज्यादा हीट जाने के लिए जगह मिलेगी। और कंडक्टिविटी तो मैंने बताई थी, सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है। ये तो कांस्टेंट है मटेरियल का। तो क्वेश्चन क्लियर है आप लोग, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर थर्मल रेजिस्टेंस का? यस सर। वेरी गुड। मैं क्वेश्चन करा देता हूं, है ना? Three rods of same materials सर सबका इक्वल नहीं होगा? इक्वल होना चाहिए ना, जब सब सेम टेम्परेचर पर है और सबका मटेरियल की सेम है। रोड के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रखी, रेडियस कितनी है बेटा इसकी? एक की 1 2 1, लेंथ 1 मीटर 2.5। अब बताओ T1 T2 तो सेम है सबके लिए। सबसे ज्यादा जो हीट ट्रांसफर होगी उसमें होगी जिसका RTH कम होगा। तो RTH1 इज इक्वल टू 1/K L अपॉन 1/K L अपॉन A। तो K तो सही है, L इसकी कितनी है? 1 है ना? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। हाँ भाई, एरिया होगा पाई R स्क्वायर। तो जो RTH है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन R स्क्वायर। तो रोड 1 के लिए RTH 1 is proportional to L 1/1 स्क्वायर। हेलो हेलो, हाँ सर पढ़ा रहा हूँ, बताओ। नहीं बताओ किस लिए? हाँ हाँ चलो मैं देख लूंगा अभी, है ना? ठीक है ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ भाई, RTH proportional to 1/r², RTH2 proportional to L/r², L/r² यानी 2^2/2², 2/2², ये कितना हो जाएगा 1/2.5, ये हो जाएगा 1, RTH 3 proportional to L/r², L/ और r² 1² इज प्रोपोर्शनल टू 0.5। अच्छा, तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। कितना हो गया ये? एक मिनट, इसे 0.5 और इसे यहाँ 1 कर लेना बेटा। देखना इसे रोड थर्ड में करेक्शन कर लो थोड़ा सा। ये मैं भी करूँ, ये गलत है थोड़ा सा, है ना। इसमें कनेक्शन कर लेना। ये है 0.5 L/0.5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अब सही है। हाँ भाई, ये देखो RTH सबसे ज्यादा किसका है? RTH सबसे ज्यादा है तीसरी रोड का, और सबसे कम किसका है? दूसरी रोड का। तो ये पूछ रहा है रेट ऑफ फ्लो फीट मैक्सिमम किस वाली में होगी? मैक्सिमम जिसमें RTH कम है। RTH सबसे कम है ना। RTH 2 का सबसे कम है, सबसे कम है, इसलिए हीट जो होगी 2 में सबसे ज्यादा होगी। बस यही आंसर है इसका, ठीक है। ऐसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। अच्छा, अभी इसमें हुआ ये होमवर्क है। कल को इसे खत्म करा देंगे, इसे थर्मल बिगिनर बॉक्स 3 को। अभी तो आप पढ़ लेना बेटा इसमें, है ना। अभी थ्योरी मतलब न्यूमेरिकल कराने बाकी हैं इसके, जब जाके समझ पाओगे आप। चलो।